आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आजकल हर जगह है, पर ये हमारी दुनिया को जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो समझता कैसे है? आज हम इसी के पीछे छिपे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, वेक्टर एम्बेडिंग्स। सुनने में शायद टेक्निकल लगे, पर ये एआई की समझ का आप कह सकते हैं बेस है। बिल्कुल। हमारे पास इस टॉपिक पर आईबीएम का एक डिटेल आर्टिकल है, जिसके इनसाइट्स आज हम एक्सप्लोर करेंगे। एग्जैक्टली। वेक्टर एम्बेडिंग्स जो है वो मॉडर्न एआई सिस्टम्स, खासकर जेनरेटिव एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे एनएलपी कहते हैं, हाँ, एनएलपी, और कंप्यूटर विजन के लिए बैकबोन की तरह है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई मॉडल्स जो फंडामेंटली गणित पर चलते हैं, वो हमारे आसपास के अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं। जैसे कोई आर्टिकल या फोटो। हाँ, कोई आर्टिकल, फोटो या कोई गाना भी। एम्बेडिंग्स इसी प्रोसेस का कोर है, मतलब उसकी जान है। तो आज हमारा फोकस रहेगा इस आईबीएम आर्टिकल के जरिए वेक्टर एम्बेडिंग्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना। ये असल में हैं क्या, काम कैसे करते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। हाँ, कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बेसिक सवाल पहले, ये वेक्टर एम्बेडिंग्स आखिर हैं क्या? देखिए, सिंपलेस्ट टर्म्स में ये डेटा को नंबर्स में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नंबर्स में? हाँ, सोचिए एआई मॉडल्स लैंग्वेज या पिक्चर्स डायरेक्टली नहीं समझते हैं ना, वो नंबर्स समझते हैं। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या करते हैं, वो नॉन मैथमेटिकल डेटा जैसे वर्ड्स या इमेज पिक्सल्स को नंबर्स की एक लिस्ट, एक अरे में कन्वर्ट करते हैं। इसी लिस्ट को वेक्टर कहते हैं। अच्छा। ये एआई के लिए एक तरह की कॉमन लैंग्वेज, एक लिंग्वा फ्रैंका बन जाता है, जिससे वो अलग-अलग डेटा टाइप्स पर काम कर सके। मतलब ये एआई के लिए एक ट्रांसलेटर जैसा हुआ? मीनिंग और उसके रिलेशनशिप्स को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मीनिंग और रिलेशनशिप्स कैसे? मेन आइडिया ये है कि जो चीजें कॉन्सेप्ट में सिमिलर हैं, उनके वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस भी मैथमेटिकल स्पेस में एक दूसरे के करीब होने चाहिए। जैसे एप्पल और ऑरेंज के वेक्टर्स शायद कार के वेक्टर से ज्यादा करीब हों। अच्छा, फ्रूट्स एक तरफ, व्हीकल एक तरफ। हाँ, इसी प्रॉक्सिमिटी, इसी करीबी के आधार पर एआई फिर सिमिलैरिटी सर्च, क्लासिफिकेशन या रिकमेंडेशन जैसे टास्क्स कर पाता है। आपने वेक्टर शब्द इस्तेमाल किया। मशीन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? क्या ये वही वेक्टर है जो हमने स्कूल फिजिक्स में पढ़ा था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला? अच्छा सवाल है। एमएल में वेक्टर का मतलब थोड़ा अलग है। ये एसेंशियली नंबर्स की एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ओके, लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रेजेंट करता है। फिजिक्स वाले वेक्टर की तरह इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा रेलेवेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं। ये असल में टेंसर्स नाम के एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। टेंसर्स मतलब मल्टी डायमेंशनल अरेज ऑफ नंबर्स। वेक्टर बस एक वन डायमेंशनल टेंसर है। तो फिर वेक्टर और एम्बेडिंग क्या ये सेम चीज है? मैंने देखा है आर्टिकल्स में ये टर्म्स काफी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हाँ, होते हैं। इनमें स्लाइट डिफरेंस है, पर प्रैक्टिस में काफी ओवरलैपिंग है। एम्बेडिंग ज्यादा जनरल टर्म है। अच्छा। ये डेटा का कोई भी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जो एमएल एल्गोरिदम्स के लिए उसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज कैप्चर करे। थ्योरेटिकली ये वेक्टर के अलावा टपल भी हो सकता है, पर मॉडर्न एआई में एम्बेडिंग्स ऑलमोस्ट ऑलवेज वेक्टर्स ही होते हैं। और एमएल में यूज होने वाले वेक्टर्स यूजुअली डेटा को रिप्रेजेंट करने वाले एम्बेडिंग्स ही होते हैं। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एमएल कॉन्टेक्स्ट में इन्हें काफी हद तक सिनोनिमस मान सकते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं कि ये बनते कैसे हैं, ये वेक्टर एम्बेडिंग का प्रोसेस क्या है? ब्रॉडली देखें तो एक एम्बेडिंग मॉडल होता है। ये प्री ट्रेन्ड हो सकता है, मतलब पहले से बना हुआ, या कस्टम बनाया गया हो सकता है। ये मॉडल इनपुट डेटा लेता है, जैसे कोई वर्ड या इमेज, और उसे एक मल्टी डायमेंशनल वेक्टर में मैप करता है, मतलब बदल देता है। इस वेक्टर के जो डायमेंशंस होते हैं वो डेटा के डिफरेंट फीचर्स को कैप्चर करते हैं। अच्छा। इसे समझने के लिए 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला, डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दूसरा, इन रिप्रेजेंटेशंस को कंपेयर कैसे करते हैं। और तीसरा, ये एम्बेडिंग्स बनाने वाले मॉडल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट, डेटा रिप्रेजेंटेशन। आपने कहा वेक्टर के डायमेंशंस, फीचर्स होते हैं। एक इमेज के केस में ये फीचर्स क्या होंगे? पिक्सल वैल्यूज। हाँ। इमेज के केस में सिंपलेस्ट लेवल पर फीचर्स पिक्सल वैल्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए एक छोटी 28x28 पिक्सल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। इसे फ्लैटन करके, मतलब सीधा करके,
784 नंबर्स का वेक्टर बना सकते हैं। यहाँ हर नंबर एक पिक्सल की इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओह, तो ये इमेज 784 डिमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट बन गई। 784 डायमेंशंस। ये तो इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली। और ये तो एक छोटी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज थी। हाई रेजोल्यूशन कलर इमेजेस के वेक्टर्स तो और भी ज्यादा डायमेंशंस के हो सकते हैं, हजारों लाखों में। बाप रे। इसमें एक चैलेंज ये है कि सारे डायमेंशंस इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। इमेज में बैकग्राउंड नॉइज हो सकता है या बहुत सारे पिक्सेल्स रिडंडेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब फालतू की जानकारी। हाँ, ये तो होता है। तो इतने सारे डायमेंशंस को हैंडल कैसे करते हैं? यहीं पर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। हाँ, इसका गोल है हाई डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशनल स्पेस में कंप्रेस करना, मतलब छोटा करना। अच्छा। मेन इंफॉर्मेशन रिटेन करते हुए इररेलेवेंट नॉइज हटाना। जैसे आप किसी लंबे आर्टिकल की समरी बनाते हैं, की पॉइंट्स रखते हैं और एक्स्ट्रा डिटेल्स हटा देते हैं। समझ गया। इससे कैलकुलेशंस फास्टर होती हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है और मॉडल के ओवरफिटिंग का रिस्क भी कम होता है। टेक्निक्स जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, जिसे पीसीए कहते हैं, या ऑटो एनकोडर्स इसमें हेल्प करती हैं। और लैंग्वेज जैसे एब्स्ट्रैक्ट डेटा के फीचर्स कैसे डिसाइड होते हैं? इमेज में तो पिक्सेल्स हैं, लैंग्वेज में क्या है? लैंग्वेज के फीचर्स ज्यादा सटल होते हैं, मतलब उतने साफ नहीं दिखते। ये मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान इम्प्लिसिटली सीखे जाते हैं। अच्छा, मॉडल खुद सीखता है? हाँ, मॉडल खुद फिगर आउट करता है कि वर्ड्स के मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से न्यूमेरिकल पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेटा वेक्टर में रिप्रेजेंट हो गया, पॉसिबली डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के बाद। अब दूसरा पॉइंट, इन वेक्टर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? ये पता कैसे चलता है कि कौन से वेक्टर्स क्लोज हैं, जैसा आपने कहा था? हाँ, यही तो सिमिलैरिटी का कोर आइडिया है, क्योंकि हम 784 डायमेंशंस विजुअलाइज तो कर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम मैथमेटिकल डिस्टेंस मेजर्स यूज करते हैं। दो कॉमन मेजर्स हैं। पहला है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये तो सुना है। हाँ, ये दो वेक्टर्स के पॉइंट्स के बीच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जैसे हम नॉर्मल 2D या 3D स्पेस में निकालते हैं। जहां डेटा का मैग्नीट्यूड, मतलब उसका साइज इंपॉर्टेंट है, वहां ये यूजफुल है। ओके, और दूसरा है कोसाइन सिमिलैरिटी या कोसाइन डिस्टेंस। ये दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को मेजर करता है। हाँ, एंगल का कोसाइन ये वेक्टर्स की लेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड को इग्नोर करता है और सिर्फ उनकी ओरिएंटेशन, उनकी दिशा देखता है। ये एनएलपी में, मतलब लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत पॉपुलर है। अच्छा, क्योंकि ये बताता है कि वर्ड्स कंटेक्चुअली कितने सिमिलर हैं, भले ही वो डॉक्यूमेंट में कम या ज्यादा बार आए हों। कोसाइन सिमिलैरिटी 1 मतलब आइडेंटिकल डायरेक्शन, 0 मतलब अनरिलेटेड और -1 मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कोसाइन सिमिलैरिटी वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है कि डायरेक्शन मैटर करता है, लेंथ नहीं। टेक्स्ट के लिए ये क्यों ज्यादा रेलेवेंट है? सोचिए, एआई वर्ड किसी आर्टिकल में 10 बार आ सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद 2 बार। हाँ, यूक्लिडियन डिस्टेंस में ये अलग दिखेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है, पर कोसाइन सिमिलैरिटी उनके कंटेक्चुअल मीनिंग पर फोकस करेगी कि वो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स रेफर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पर नहीं। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये एआई को सटल डिफरेंसेस समझने में हेल्प करता है। जैसे एप्पल जो फल है और एप्पल जो कंपनी है, कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। गॉट इट, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन्ड। अब तीसरा एस्पेक्ट, ये एम्बेडिंग्स जनरेट करने वाले मॉडल्स कौन से हैं? इसमें 2 मेन कैटेगरीज हैं। पहली है प्री ट्रेन्ड मॉडल्स। प्री ट्रेन्ड? हाँ, ये वो मॉडल्स हैं जिन्हें मैसिव डेटा सेट्स पर पहले से ट्रेन किया गया है। जैसे टेक्स्ट के लिए वर्ड2वेक, ग्लोव या बर्ट बहुत फेमस है। इमेजेस के लिए इमेजनेट पर ट्रेन हुए मॉडल्स जैसे रेजनेट वगैरह। अच्छा, इनका फायदा है कि ये जनरल वर्ल्ड नॉलेज कैप्चर करते हैं। आप इन्हें डायरेक्टली या थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग के साथ कई टास्क्स के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी? दूसरी है कस्टम मॉडल्स। समटाइम्स स्पेसिफिक डोमेन्स होते हैं, जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स या लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिनकी वोकैबुलरी या कॉन्टेक्स्ट इतना यूनिक होता है कि जनरल प्री ट्रेन मॉडल्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते। स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज। एग्जैक्टली। ऐसे में उस स्पेसिफिक डेटा पर मॉडल को फाइन ट्यून करना, मतलब थोड़ा और ट्रेन करना या स्क्रैच से ट्रेन करना बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। ओके। ये मॉडल्स स्टैंडअलोन भी हो सकते हैं या किसी लार्जर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का पार्ट भी हो सकते हैं। जैसे इमेज रिकग्निशन के लिए
कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स CNNs में नेटवर्क के इनिशियल लेयर्स फीचर एक्सट्रैक्शन और एम्बेडिंग जनरेशन का काम करती हैं। चलिए अब एप्लीकेशंस पर आते हैं। इमेजेस के लिए ये कैसे यूज होते हैं? आपने CNNs मेंशन किया था। हाँ, इमेजेस के लिए CNNs ट्रेडिशनली बहुत कॉमन रहे हैं, हालांकि अब ट्रांसफॉर्मर्स भी काफ़ी यूज हो रहे हैं। CNNs में लेयर्स होती हैं जो इमेज पर छोटे छोटे फिल्टर्स, जिन्हें कर्नल्स कहते हैं, स्लाइड करके फीचर्स डिटेक्ट करती हैं, जैसे एजेस, कॉर्नर्स, टेक्सचर्स। डिमेंशनैलिटी रिड्यूस करती हैं। फाइनली नेटवर्क के एंड में इन फीचर्स को फ्लैटन करके, मतलब सीधा करके, एक वेक्टर एम्बेडिंग बनाया जाता है। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज केस बताइए। एक क्लासिक एग्जाम्पल है इमेज सर्च। मान लीजिए आप किसी अनजान पौधे की फोटो लेते हैं। हाँ। ऐप उस इमेज का वेक्टर एम्बेडिंग बनाएगा और फिर डेटाबेस में स्टोर्ड हजारों प्लांट इमेजेस के एम्बेडिंग से कंपेयर करेगा। जो एम्बेडिंग सबसे क्लोज होंगे, कोसाइन सिमिलैरिटी या यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करके उनसे कॉरेस्पॉन्डिंग प्लांट्स रिजल्ट्स में दिखा दिए जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत यूजफुल है। बिल्कुल। और वो जो टेक्स्ट से इमेज सर्च होता है, जैसे मैं टाइप करूं अ कैट वेयरिंग सनग्लासेस और उसकी इमेज आ जाए, वो कैसे काम करता है? उसे मल्टी मॉडल सर्च कहते हैं। इसके लिए सिर्फ टेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल और इमेज एम्बेडिंग मॉडल को सेपरेटली ट्रेन करना काफी नहीं है। क्यों? हमें ऐसे मॉडल्स चाहिए जो टेक्स्ट और इमेजेस के बीच कनेक्शन समझ सकें। OpenAI का क्लिप कॉन्ट्रास्टिव लैंग्वेज इमेज प्री ट्रेनिंग इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। क्लिप, हाँ सुना है। इसे करोड़ों इमेज कैप्शन पेयर्स पे ट्रेन किया गया है। इससे ये सीखता है कि किस टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के साथ कौन सी इमेज मैच करती है। ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का एम्बेडिंग बनाता है और इमेज का भी, और कोशिश करता है कि मैचिंग पेयर्स के एम्बेडिंग्स क्लोज हों। अमेजिंग। इमेज एम्बेडिंग्स का एक और बड़ा एप्लीकेशन है इमेज जनरेशन। मॉडल्स लाइक डैली, मिडजर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन। हाँ, ये तो आजकल बहुत चल रहे हैं। हाँ, ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स लेते हैं, क्लिप जैसे मॉडल से टेक्स्ट का एम्बेडिंग बनाते हैं और फिर उस एम्बेडिंग को गाइड की तरह यूज करके डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए एक कंप्लीटली न्यू इमेज जनरेट करते हैं। फैसिनेटिंग। अब आते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP पर। टेक्स्ट एम्बेडिंग्स बनाना इमेजेस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, क्योंकि लैंग्वेज में मीनिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, सेंटिमेंट है, बहुत कुछ है। डेफिनेटली टेक्स्ट एम्बेडिंग्स को वर्ड्स के सटल मीनिंग्स, उनके कॉनोटेशंस और सेंटेंस में उनके रिलेशनशिप्स को कैप्चर करना होता है। ये आसान नहीं है। इसके लिए सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स और ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट डेटा की जरूरत होती है। मतलब बहुत सारा डेटा चाहिए। कौन से मॉडल्स यूज होते हैं टेक्स्ट एम्बेडिंग्स बनाने के लिए? क्या GPT जैसे लैंग्वेज जनरेशन मॉडल्स इसके लिए बेस्ट हैं, जो आजकल इतने पॉपुलर हैं? इंटरेस्टिंगली नहीं। GPT जैसे मॉडल्स, जिन्हें कॉजल लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं, वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने में अच्छे होते हैं, जो टेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्रेट है। हाँ। लेकिन हाई क्वालिटी एम्बेडिंग्स बनाने के लिए अक्सर मास्क लैंग्वेज मॉडल्स जैसे BERT को बेहतर माना जाता है। BERT का पूरा नाम है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। बट हाँ, BERT की ट्रेनिंग प्रोसेस थोड़ी अलग है। इसमें सेंटेंस के कुछ वर्ड्स को मास्क कर दिया जाता है, मतलब छुपा दिया जाता है, और मॉडल को उन्हें प्रिडिक्ट करना होता है। अच्छा। ये टास्क मॉडल को वर्ड्स और उनके सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट के बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप को समझने में फोर्स करता है, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ के वर्ड्स को देखकर समझने में। इससे ज्यादा मीनिंगफुल एम्बेडिंग्स बनते हैं। ये तो क्लेवर तरीका है। हाँ, वर्ड टू बैक भी सिमिलर आइडिया पर बेस्ड है, पर उसका आर्किटेक्चर सिंपलर है। BERT के कई वेरिएंट्स भी हैं, लाइक SBERT, सेंटेंस BERT, जो स्पेसिफिकली सेंटेंस लेवल एम्बेडिंग्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। टेक्स्ट एम्बेडिंग्स कितने लेवल्स पर बन सकते हैं? वर्ड लेवल, सेंटेंस लेवल? मेनली 3 लेवल्स हैं। पहला, वर्ड एम्बेडिंग्स। ये इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडल्स लाइक ग्लव या वर्ड टू वेक इन्हें जनरेट करते हैं। इनमें इंटरेस्टिंग सिमेंटिक रिलेशनशिप्स कैप्चर होते हैं। वो फेमस एग्जाम्पल है ना, वेक्टर किंग, वेक्टर मैन प्लस वेक्टर वुमेन का रिजल्ट वेक्टर क्वीन के बहुत क्लोज होता है। हाँ, ये सुना है। वेक्टर मैथ। एग्जैक्टली। दूसरा लेवल है सेंटेंस एम्बेडिंग्स। ये पूरे सेंटेंस या फ्रेज का कंबाइंड मीनिंग कैप्चर करते हैं। SBERT इसके लिए कॉमन है। इसका यूज कहाँ होता है? यूज केसेस इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग सर्च क्वेरीज, मशीन ट्रांसलेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में सेंटेंस एम्बेडिंग को पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे वर्ड्स के एम्बेडिंग से कंपेयर करके सेंटिमेंट पता लगाया जा सकता है।
इसे जीरो शॉर्ट लर्निंग भी कहते हैं। अच्छा, और तीसरा लेवल? तीसरा है डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स। ये लॉन्गर टेक्स्ट्स जैसे आर्टिकल्स या वेब पेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए यूजफुल हैं। इसके लिए डॉक2वेक या BERT के वेरिएंट्स यूज होते हैं। वाओ, काफी वर्सेटाइल है ये। हाँ, और इमेजेस और टेक्स्ट के अलावा एम्बेडिंग्स और भी डेटा टाइप्स के लिए बनते हैं, जैसे ऑडियो एम्बेडिंग्स जो वॉइस असिस्टेंस या म्यूजिक रिकग्निशन एप्स जैसे शाज़ैम में यूज होते हैं। ये साउंड वेव फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज कैप्चर करते हैं। अच्छा, ई-कॉमर्स साइट्स पर प्रोडक्ट एम्बेडिंग्स रिकमेंडेशन इंजन्स को पावर करते हैं। ग्राफ एम्बेडिंग्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स मॉडल करते हैं, जैसे सोशल नेटवर्क्स में यूजर कनेक्शंस या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में प्रोटीन इंटरैक्शंस। तो ये एम्बेडिंग्स हर तरह के डेटा पे अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे हाई डायमेंशनल वेक्टर्स, इन्हें एफिशिएंटली स्टोर और सर्च करने के लिए निश्चय ही स्पेशल टूल्स चाहिए होंगे। नॉर्मल डेटाबेस तो शायद काम ना करे। एग्जैक्टली ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेसेस जो रोज और कॉलम्स के लिए बने हैं, वो हाई डायमेंशनल वेक्टर्स को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर सकते, खासकर सिमिलैरिटी सर्च के लिए। हाँ, यहीं पर वेक्टर डेटाबेसेस आते हैं। ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं लार्ज नंबर ऑफ हाई डायमेंशनल वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए और उनमें फास्ट सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म करने के लिए। IBM का Watson X.data इसका एक एग्जांपल है। वेक्टर डेटाबेसेस, इनका मेन एडवांटेज क्या है? स्पीड और एफिशिएंसी से सिमेंटिक सर्च करना। सिमेंटिक सर्च? हाँ, नॉर्मल कीवर्ड सर्च सिर्फ एग्जैक्ट वर्ड्स मैच करता है। अगर आप कार सर्च करेंगे तो कार ही मिलेगा। सिमेंटिक सर्च मीनिंग के आधार पर रिजल्ट्स देता है। अच्छा, कैसे? अगर आप फ्रूट सर्च करें तो आपको एप्पल, बनाना, मैंगो वाले रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, भले ही उनमें फ्रूट वर्ड ना हो, क्योंकि उनके वेक्टर एम्बेडिंग्स फ्रूट के एम्बेडिंग के क्लोज होंगे। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, ये नियरेस्ट नेबर सर्च एल्गोरिदम्स यूज करके होता है। वेक्टर डेटाबेस इसी में स्पेशलाइज करते हैं। ये सिमेंटिक सर्च कैपेबिलिटी तो AI एप्लीकेशंस को बहुत बेहतर बना सकती है। बिल्कुल, और इसका एक बहुत इम्पैक्टफुल एप्लीकेशन है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जिसे RAG कहते हैं। RAG, ये क्या है? ये टेक्निक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे GPT की लिमिटेशंस एड्रेस करती है। LLMs का नॉलेज उनके ट्रेनिंग डेटा तक लिमिटेड होता है ना, और वो आउटडेटेड भी हो सकता है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। RAG फ्रेमवर्क में यूजर क्वेरी के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेज से रिट्रीव करने के लिए वेक्टर सर्च का यूज किया जाता है। ये नॉलेज सोर्स एक वेक्टर डेटाबेस हो सकता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड हो। अच्छा, पहले इंफॉर्मेशन ढूंढी जाती है। हाँ, फिर ये रिट्रीव्ड इंफॉर्मेशन LLM को प्रॉम्प्ट के साथ दी जाती है। इससे LLM ज्यादा एक्यूरेट, रेलेवेंट और अप टू डेट रिस्पॉन्स जनरेट कर पाता है, वो भी बिना मॉडल को रीट्रेन किए। ये LLM के रिस्पॉन्स को ऑगमेंट करता है, मतलब बेहतर बनाता है। वाओ, RAG साउंड्स लाइक अ गेम चेंजर। ये तो LLMs को ज्यादा रिलायबल और करंट बनाने का तरीका है। इट इज प्रूविंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। तो हमने वेक्टर एम्बेडिंग्स की दुनिया को काफी डिटेल में समझा आज। अगर इसे समराइज करें तो कह सकते हैं कि वेक्टर एम्बेडिंग्स वो न्यूमेरिकल लैंग्वेज हैं जो AI को कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो को समझने और प्रोसेस करने की पावर देती हैं। सही कहा? बिल्कुल सही। ये सर्च से लेकर जनरेशन तक मॉडर्न AI एप्लीकेशंस की फाउंडेशन है, उनकी नींव है। प्रिसाइसली ये AI को दुनिया को एक स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल वे में परसीव करने में हेल्प करते हैं। ये डेटा के पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को कैप्चर करते हैं जो AI को इंटेलिजेंट बिहेवियर एग्जिबिट करने में एनेबल करते हैं। और ये फील्ड कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, रोज नए आर्किटेक्चर्स और टेक्निक्स डेवलप हो रहे हैं। तो लिसनर्स के लिए एक फाइनल थॉट छोड़ते हैं। जैसे जैसे वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाने के तरीके और सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे, मतलब ऐसे तरीके जो कॉन्टेक्स्ट और नुआंस को और बेहतर और गहराई से कैप्चर कर सकें, वैसे वैसे AI के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसे बदलेगा? Interesting question. What new possibilities might open up when AI understands our world, not just structurally, but perhaps more deeply, maybe even emotionally someday? ये सोचने वाली बात है।